Rahim. Today we are starting the second part of atomic structure, which is about the discovery of proton, discovery of neutron and discovery of nucleus respectively. First of all, we will discuss about the discovery of proton. तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुई थी। तो जो प्रोटॉन्स होते हैं उनको हम पॉजिटिव रेज भी कहते हैं या केनाल रेज भी कहते हैं, ठीक है। इनके दो नाम हैं। और 1886 में गोल्डस्टीन जो थे, एक जर्मन फिजिस्ट थे, उसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है। तो जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट थी उसमें एटम और मॉलिक्यूल्स क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते थे और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था। मतलब जब उनको आयनाइज किया जाता था तो वो आइंस में कन्वर्ट हो जाते थे, ठीक है, और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। तो आयनाइजेशन ऑफ, जैसे नियॉन है, नियॉन एक न्यूट्रल एटम है या इनर्ट गैस है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह पॉजिटिव आइंस को ऑब्जर्व किया गया फर्स्ट टाइम। और जो पॉजिटिव आइंस थे ये मूव कर रहे थे कैथोड की तरफ, यानी एनोड से निकल के कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे। तो क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है तो उसकी तरफ मूवमेंट कर रहे थे, तो इसका मतलब जो कैनाल रेज हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसे है, अबाउट 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब लिया, ठीक है, उसमें परफोरेटेड कैथोड को रखा गया और जो इलेक्ट्रोड्स थे उन दोनों को कनेक्ट किया गया हाई वोल्टेज बैटरी के साथ। फिर जो एटम्स जो न्यूट्रल हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, जिनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हैं, तो उनको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास किया गया, ठीक है। और उस चैम्बर के अंदर गैस को भी रखा गया और प्रेशर को भी रिड्यूस किया गया। तो कुछ रेज प्रोड्यूस हो गई जो फ्रॉम कैथोड से, जो कि ट्रेवल कर रही हैं, एनोड से प्रोड्यूस होती हैं और ये कैथोड की तरफ ट्रेवल करती हैं। और ये जो रेज हैं वो आयनाइज करती हैं गैसेस को डिस्चार्ज ट्यूब के मिडल में, ठीक है। जो गैसेस हैं उनको आयनाइज करके उनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स को नॉक आउट करती हैं। गैस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालती हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस तरह पॉजिटिव आइंस क्रिएट हो जाते हैं और ये मूव करते हैं कैथोड की तरफ। परफोरेटेड कैथोड यानी जो जिसके ऊपर होल टाइप्स बने हुए हैं उसकी तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे अभी जैसे हीलियम गैस क्या होती है, आयनाइज होती है, यानी उससे एक इलेक्ट्रॉन नॉक आउट होता है और यहाँ पे हीलियम आयन बन जाता है। तो ये जो रेस हैं इनको कैनाल रेस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैथोड के ऊपर जो स्मॉल होल्स हैं इनमें से पास हो रही होती हैं, तो इनको कैनाल रेस का भी नाम दिया गया, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास कैथोड थी वो परफोरेटेड थी, मतलब उसके ऊपर स्मॉल होल्स बने हुए थे। बाद में इनको पॉजिटिव रेस का नाम दिया गया क्योंकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज थी, क्योंकि कैथोड की तरफ मूव कर रहे थे। तो कैथोड जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और ये रेस थी जो ये पॉजिटिवली चार्ज थी, ठीक है। तो पॉजिटिव रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम पॉजिटिव रेस को हम जैसे प्रोटॉन भी कहते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि ये जब ये एनोड की सरफेस से गुजरते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन में गुजरते हैं, यानी ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करते, क्योंकि जो एनोड की सरफेस होती है वो भी पॉजिटिवली चार्ज होती है ना, ठीक है, और ये भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ये सीधे सीधे निकल जाते हैं। दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये डिफ्लेक्शन शो करते हैं। इनकी जो डिफ्लेक्शन है ये कैथोड की तरफ ज़्यादा होती है क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये जिंक सल्फाइड प्लेट के ऊपर फ्लैशेस भी शो करते हैं, यानी लाइट भी शो करते हैं। और इनका जो चार्ज टू मास रेशो है वो स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। और चार्ज टू मास रेशो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द गैस क्या है, मतलब चार्ज टू मास रेशो हाइड्रोजन के लिए सबसे ज़्यादा होती है, फिर दूसरे एटम्स के लिए कम होती है, ठीक है। अच्छा, फिर मास ऑफ अ पॉजिटिव पार्टिकल, जो मास होता है पॉजिटिव पार्टिकल का वो कभी भी प्रोटॉन से लेस नहीं होता, ठीक है। जो पॉजिटिव पार्टिकल होता है उसको हाइड्रोजन गैस, यानी सबसे लाइटेस्ट जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस से ठीक है, तो उसमें से इसको लिया जाता है पॉजिटिव रेस को, पॉजिटिव पार्टिकल्स को। ऐसा पार्टिकल जो पॉजिटिव रेस से हम ऑब्टेन करते हैं उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। और ये जो प्रोटॉन का नाम था वो सजेस्ट किया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। और जो प्रोटॉन का मास होता है वो 1837 टाइम्स ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। प्रोटॉन जो होता है वो सारे एटम्स में प्रेजेंट होता है, और मतलब जितने भी एटम्स होते हैं उन सब में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, वो ये एक मेन कंस्टिट्यूएंट होता है किसी भी मैटर का। अभी हम न्यूट्रॉन के डिस्कवरी के बारे में स्टडी करते हैं कि न्यूट्रॉन्स को फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास न्यूक्लियस में पाए जाते हैं लेकिन इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद ऐसा लगा कि एक्स्ट्रा कुछ चीज़ है, ठीक है। 1932 में ऐसा महसूस किया गया था कि न्यूक्लियस के अंदर कुछ और भी पाया जाता है अदर देन प्रोटॉन। तो रदरफोर्ड ने 1920 में प्रिडिक्ट किया था कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, जो कि उसके मास को थोड़ा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जेम्स चैडविक ने फिर 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे प्रूफ हो गया कि न्यूट्रल पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट प्रेजेंट हैं, क्योंकि उसने उसको इंश्योर किया, ठीक है। और उसको नोबेल प्राइज़ मिला इन फिज़िक्स में 1935 में। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की वजह से जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। एक्सपेरिमेंट जो जेम्स चैडविक ने की थी उसको हम ज़रा देखते हैं। इसने क्या किया था, अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया था। पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है या मेटल एलिमेंट है उसके ऊपर, ठीक है। वाज डायरेक्टेड एट टारगेट मेटल फॉइल ब्रिलियम, यानी पोलोनियम से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट हो रहे थे उनको डायरेक्टली इसने वो कराया था मेटल सरफेस, ब्रिलियम की मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है। फिर इसने नोटिस किया था कि कुछ रेस पेनिट्रेट कर रही हैं, कुछ रेडिएशंस पेनिट्रेट कर रही हैं, पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही हैं। जिन रेडिएशंस को इसने न्यूट्रॉन्स का नाम दिया, क्योंकि चार्ज डिटेक्टर इसको डिटेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, इस वजह से ये डिटेक्ट नहीं हो रही थी चार्ज डिटेक्टर में, लेकिन इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा थी तो ये शो हो रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती थी, ये ब्रिलियम के सरफेस के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई थी, तो ये वाला रिएक्शन होता है। यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि न्यूट्रॉन्स फ्री न्यूट्रॉन डिके इनटू अ प्रोटॉन। जब एक न्यूट्रॉन होता है फ्री न्यूट्रॉन, वो प्रोटॉन में डिके होता है, फिर न्यूट्रिनो और अदर चीज़ें वो बनाता है, ठीक है। फिर ये गैसेस को आयनाइज नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं। जब न्यूट्रॉन्स ट्रेवल करते हैं तो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज़्यादा एनर्जी में अगर वो ट्रेवल करते हैं तो उनको हम फास्ट न्यूट्रॉन्स कहते हैं। अगर लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ वो ट्रेवल करते हैं तो उनको हम स्लो न्यूट्रॉन्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होते क्योंकि न्यूट्रल नेचर के होते हैं। ये हाई स्पीड जो प्रोटॉन्स हैं उनको नॉक आउट करा सकते हैं वाटर में से, पेपर और सेलुलोज ईटीसी में से, ठीक है। क्योंकि जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं वो करा सकते हैं। स्लो न्यूट्रॉन्स ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू फास्ट न्यूट्रॉन्स फिशन रिएक्शंस में। न्यूट्रॉन्स प्रोजेक्टाइल के तौर पे यूज़ होते हैं और न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शंस ये परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे नाइट्रोजन और न्यूट्रॉन जब कंबाइन होते हैं तो ये बोरॉन और हीलियम यानी अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट करते हैं। जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन किसी भी कॉपर मेटल में हिट करता है तो बीटा रेडिएशंस इमिट होती हैं। इनके बायोलॉजिकल इफेक्ट ज़्यादा इंटेंस होते हैं और ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी हेल्पफुल होते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अभी जो लास्ट हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, जो कि रदरफोर्ड ने 1910 से 1911 तक इसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके न्यूक्लियस की डिस्कवरी को इंश्योर किया था, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिस्कवर होते हैं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आता है कि ये उनकी पोजीशन कहाँ हो ये पता नहीं चलता। तो ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करता है 1910 में, ठीक है। फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स को ये बम्बार्ड कराता है थिन गोल्ड फॉइल या मेटेलिक फॉइल के ऊपर, ठीक है, जिसकी थिकनेस बहुत कम होती है। फिर ये ऑब्जर्व करता है कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड होते हैं और कुछ डिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, और कुछ बाउंस बैक होते हैं। तो ये उससे डिफरेंट कंक्लूजन्स निकालता है। तो रदरफोर्ड के जो कंक्लूजन्स थे वो क्या थे कि एक एटम है वो स्मॉल हेवी पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है। एटम के अंदर एक स्मॉल हेवी पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन है जिसको ये न्यूक्लियस का नाम देते हैं, और नेगेटिव चार्ज पोर्शन भी प्रेजेंट है जो कि न्यूक्लियस को सराउंड करता है और जिनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन या प्लानिटरी। इस वजह से जो रदरफोर्ड का मॉडल है उसको प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं क्योंकि सोलर सिस्टम की तरह मैच करता है। अच्छा, अभी जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी न्यूक्लियस में वो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने में मजबूर करती है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। और स्मॉल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है जो न्यूक्लियस जो होता है वो स्मॉल वॉल्यूम जो सेंटर में एटम के सेंटर में ये ऑक्यूपाई करता है। फिर रदरफोर्ड के जो मॉडल्स में कुछ डिफेक्ट्स थे तो वो क्या क्या थे उसको देखते हैं। रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल था वो लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन पे बेस करता था।
और ये जस्ट न्यूट्रल बॉडीज़ के लिए एप्लीकेबल था। वो बॉडीज़ जिनके ऊपर चार्ज होती है ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं था, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल होता है वो जब मूव करता है सर्कुलर डायरेक्शन में तो वो रेडिएशन या एनर्जी को इमिट करता है कंटिन्यूसली, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आखिर में आके न्यूक्लियस के ऊपर गिरने के चांसेस होते हैं, और वो एटम का जो स्ट्रक्चर होगा वो कोलैप्स होगा अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ना। तो ये डिफेक्ट्स थे इसके। जब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करता है तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है, मतलब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाता है ये कहता है, बट लेकिन एक्चुअली ये लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। तो इसने इस स्पेक्ट्रम को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, तो ये इसके कुछ डिफेक्ट्स थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 3 फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके चार्ज के बारे में, रिलेटिव चार्ज, मास और उसके बारे में बताया गया है कि कहाँ पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो सेम होता है, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, बाकी वैल्यू इनकी सेम होती है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसी तरह रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर +1, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 और न्यूट्रॉन पे 0 होता है। फिर मास हमने डिस्कस किया है पहले ही, वही चीज़ें हैं। मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आलमोस्ट सेम होता है, थोड़ा पॉइंट्स के बाद के वैल्यूज़ का फ़र्क है, आलमोस्ट सेम होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास लेस होता है, कम होता है, ठीक है। और मास AMU में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये इस तरह है 1.0073 प्रोटॉन के लिए, 1.0087 ये न्यूट्रॉन के लिए, और 5.4858 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ जो ही इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस यानी ऑर्बिट्स में मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इतना ही था। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।